नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी ऐसी अहम खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहेंगी, उस पर बात करेंगे। बढ़ते आगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव की तैयारियों में जो तमाम दिग्गज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां जुड़ गई हैं। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की आज दिल्ली हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा, रणनीति तैयार करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की हाई लेवल मीटिंग का दूसरा दिन है। दिल्ली हेडक्वार्टर में ये मीटिंग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हो रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि इस चुनाव में जीत के लिए कोई भी कमी रह जाए, इसलिए पहले से ही इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। लगातार मीटिंग हो रही है, बैठकें भी चल रही हैं, रूपरेखा तैयार की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव को सफल बनाना है और जीतना है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को जहां एक तरफ डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना गया, उसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। जी हां, कुछ रेसलर्स हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और इसके साथ ही साक्षी मलिक, जो कि रेसलर हैं जानी मानी, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था और इसके बाद से ही ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद साक्षी मलिक से मुलाकात की है प्रियंका गांधी ने और राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक मोड़ भी लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी से क्या कुछ बात हुई उनकी और इस पर प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है, वो जरा आप बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों में मुख्य चेहरे पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मैं एक महिला होने के नाते आई हूँ। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष संजय सिंह बनने के विरोध में 22 दिसंबर को अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला लेटर भी लिखा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी खबर से जुड़ी हुई दूसरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं यानी कि बजरंग पूनिया, उनकी तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना पद्मश्री पीएम मोदी को लौटाने का प्रयास किया। हालांकि पीएम आवास में उन्हें एंट्री नहीं मिली और उन्होंने अपना जो ये सम्मान है वो पीएम आवास के बाहर ही यानी फुटपाथ पर ही रख दिया। जरा वीडियो देखिए ये पूरा। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग ने चिट्ठी में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। प्रधानमंत्री आवास में एंट्री नहीं मिलने पर बजरंग ने अपना अवार्ड सामने फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग ने कहा कि महिला पहलवानों के अपमान के बाद मैं ऐसी सम्मान जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसलिए अपना सम्मान लौटा रहा हूं। अब मैं इस सम्मान के बोझ के तले नहीं जी सकता। बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाने वालों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट शामिल हैं। एक दिन पहले ही संजय सिंह के कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने से नाराज साक्षी मलिक कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बढ़ते आगे, कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर या जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला हिजाब से जुड़ा हुआ है। हिजाब का मुद्दा कई बार उठा है, पूरे देश में उठा है कि स्कूल और कॉलेजों से जो हिजाब है वो हटा देना चाहिए, यानी कि जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकती हैं। इससे जाति धर्म का बंटवारा एक तरीके से होता है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो उठते आए हैं, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने इस पर बैन हटा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर स्कूल कॉलेजों में अब जो छात्राएं जाएंगी वो हिजाब पहन सकती हैं। सिद्धरमैया ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के खान पान और पोशाक पर आप रोक नहीं लगा सकते, ये उसकी खुद की एक तरीके से चॉइस होती है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब से बैन हटाया है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि लोगों को पहनावा चुनने का अधिकार है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा पर लोगों को कपड़े, पोशाक और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेजों में भी जा सकती हैं। पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? जो चाहो वो पहने। मैं धोती पहनता हूं, तुम पैंट शर्ट पहनते हो, इसमें गलत क्या है? आपको बता दें कि कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार ने फरवरी 2022 में राज्य के स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। बढ़ते आगे बात करेंगे कोविड की। कोविड धीरे धीरे पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है और लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बीमारी बढ़ रही है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए एक संतोषजनक खबर निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर कोविड का जो असर है, जो कोविड के जो पेशेंट हैं वो कुछ कम हो रहे हैं। अपना जो प्रभाव है, ये जो नया वेरिएंट आया है वो कम छोड़ रहा है। कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। 21 दिसंबर तक इसके 22 केस दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 641 मामले दर्ज किए गए हैं और साथ ही एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2998 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2669 था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले केरल में 2606 एक्टिव मामले हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ 21 दिसंबर को कोरोना के 265 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हुई। इसके साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोविड का असर थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है मास्क लगाने की और इसके साथ ही अगर बुखार या सर्दी खांसी जैसा अगर महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ ही WHO ने कहा है कि कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। राजधानी अब धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ठंड भी काफी बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है और दिल्ली के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि लोग यहाँ पर किस तरह ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और रेन बसेरों में जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए हैं। ये लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं। जहाँ एक और ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो पोल्यूशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ का जो AQI लेवल दर्ज है वो 300 के पार चला गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ का जो पोल्यूशन का लेवल है वो 528 आज दर्ज किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और जहाँ ठंड बढ़ रही है वहाँ दूसरी ओर जो पोल्यूशन है वो भी काफी बढ़ गया है। क्रिसमस से पहले देश में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में गुरुवार की रात न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके साथ ही ठंड काफ़ी बढ़ गया है। कोहरे की बात करें तो कोहरे की वजह से 400 मीटर तक की विजिबिलिटी ना के बराबर है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल बर्फबारी का अनुमान जताया है। क्रिसमस से पहले पर्यटकों की बर्फ देखने की चाहत पूरी हो सकती है। हालांकि बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का तापमान और गिरेगा और मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 22 से 25 दिसंबर के बीच तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पिछले 3 से 4 दिन में राज्य के कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी ठंड काफी बढ़ गई है। यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड के साथ साथ पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।